मीडिया के ऊपर जो पाबंदियां लगती रही वो सारी स्टैब्लिशमेंट तो लगवा रही थी। इमरान खान साहब आपका ख्याल है खुद ये सारी पाबंदियां लगवा रहे थे। तो ये फ्रंट मैन जो महीना तौर पे ये इनके लिए ब्राइबरी करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा। कोई दौर हो, लाइक माइंडेड हो या अनलाइक माइंडेड, चौधरी की इन्वेस्टमेंट अदलिया में पूरी रही और इन्होंने पैसे भरे और अपना पुत्र छुड़वाया। ये बहुत बड़े केसेस हैं। इन्होंने सोसाइटी को बीमार किया है। ये इस्तेहकाम पाकिस्तान वाले, वो जहांगीर तरीन, ये सब एक माफिया है। कि कोऑपरेटिव एविडेंस ये है कि जो कंपनी मोस्टली की थी लोरेंजो गैस कंपनी ने उसी कंपनी के शेयर उसको ट्रांसफर हो गए। उसके बाद एक डील खत्म भी हो गई। बुशरा भी थी, वो कुछ कहते हैं कि जलाली तबीयत थी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सच गप। मैं हूं हसन इफ्तिखार, मेरे साथ हैं तौसीफ अहमद खान और हसन नकवी साहब। हसन नकवी साहब जो हैं उन्होंने बहुत सारी खबरें की हैं पाक पंजाब में जो पिछले दौरे हुकूमत में करप्शन चल रही थी उसके ऊपर। नकवी साहब, लेकिन हुआ ये है कि परवेज़ इलाही साहब की तो आज जमानत हो गई केस के अंदर। आप तो उनको खिलाफ पक्के केस बनवाते हैं, डालते हैं, उनको छोड़ देते हैं, हो क्या रहा है यहाँ पर? तो हसन साहब आज एक केस और रजिस्टर हो गया। मतलब एक और केस वो FIA में रजिस्टर हुआ है। एक इनके फ्रंट मैन थे मुबैना तौर पे जिब्रान खान, और पिछले 20-25 साल में परवेज़ इलाही साहब खुद भी पहले फेडरल मिनिस्टर रहे, फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहे, चीफ मिनिस्टर रहे और अब स्पीकर भी रहे, उसके बाद दोबारा चीफ मिनिस्टर रहे। इसी तरह मोहसिन इलाही साहब जो है वो पंजाब असम्बली के मेंबर रहे, MNA रहे, फेडरल मिनिस्टर रहे। तो ये फ्रंट मैन जो महीना तौर पे ये इनके लिए ब्राइबरी करप्शन मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा। एक कंपनी उसने खोली, वो ट्रैक्टर कंपनी थी एक, उसके नाम से उसने वो कंपनी खोली। तो उस कंपनी के 71% शेयर जो है मोहसिन इलाही साहब की कंपनी थी, उसने परचेज़ कर लिए। उसने जब परचेज़ किए तो उसके जो ट्रांसफ़र है वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक ऐसे मैटेरियल कंपनी आई है, होल्डिंग कंपनी, उसने जो है वो 71% शेयर ट्रांसफ़र। अच्छा, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग में जो हमें पता लगा है ज़रा से, वो ये होता है कि जो इस तरह की कंपनी, ऑफशोर कंपनी जो कि पैनमा में भी बास का नाम आया है, उसमें ना अगर मनी लॉन्ड्रिंग छुपानी हो ना तो ओनर्स के नाम नहीं लिखे होते, कंपनीज़ का नाम लिखे होते हैं। तो वो कंपनी मुबैना तौर पर जब पता लगा तो वो परवेज़ इलाही साहब की थी, ये मोहसिन इलाही साहब की थी। अब उसके शेयर जो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इससे मोहसिन इलाही साहब ने कह दिया कि जी इन कंपनी को ताल्लुक नहीं है। तो एक कंपनी है, वो एक गैस कंपनी थी, उसके ऊपर जो है शेयर्स वो 70% जब उसने एक्वायर किए तो इनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं कि वो असल में कंपनी बनाई गई जिब्रान खान की तरफ से, लेकिन उसके जो असल बेनिफिशियरी, असल शेयर होल्डर जो थे, वो प्रूव इस तरह हुआ कि कोऑपरेटिव एविडेंस ये है कि जो कंपनी मोस्टली की थी लोरेंजो गैस कंपनी ने उसी कंपनी के शेयर उसको ट्रांसफ़र हो गए। ये 2000 उसके बाद है। उसके बाद एक डील ख़त्म भी हो गई, लेकिन जिब्रान खान साहब पेमेंट करते रहे, $285 मिलियन की उसकी पेमेंट की गई। ये हम सारी डिटेल्स जो है ये हम स्क्रीन पे चला भी देंगे। $285 मिलियन जी, $285 मिलियन, $285 मिलियन। मतलब नहीं, तो ये जो सारा केस है, ये सारा जो हो रहा है, वो बनाते हैं केस, अदालत में जाकर खत्म हो जाता है, अदालत उनको फिर रिलीफ दे देती है। अच्छा, वो मैं आपको एक बात करूँ, इनका $730 मिलियन का जो इनका मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, जिसमें आपको याद होगा अली गुराल साहब ने वो केस उड़ा दिया था, उसके अगेंस्ट ये अपील लेके गए में हैं। उसमें काफ़ी डॉक्यूमेंट एविडेंस है, कुछ मैंने भी देखे हैं, मेरे पास मौजूद भी हैं। आगे आने वाले दिनों में हम उस पर ही बात करेंगे। वो अपील में ये लोग गए थे दिसंबर में। पहले वो केस की इन्होंने लीगल फाइट की है। इन्होंने जिन ग्राउंड्स पे कहा है कि जो टेकअप नहीं हो सकता था, क्योंकि उसमें कहा गया कि ये पहले बात हो चुकी है नए में, हालांकि वो नए तरीके से तहकीकात हुई हैं, सारी चीज़ें दोबारा डिस्कस की गई हैं। तो वो वो जो अपील है वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में पिछले 3 महीने से। और जो लाइक माइंडेड बेंच है, जिसकी कुछ की वीडियोज़ भी आती रहीं कि वो कुछ जजों से और उनके बच्चों से ताल्लुकात थे चौधरी ख़ानदान के, तो वो केस उनका लग ही नहीं रहा, वो अपील सुनी नहीं जा रही। तो वो आगे आने वाले दिनों में भी फैसला ये भी किया जा रहा है कि दोबारा उसको नए सिरे से एक नया वो जो है चालान जमा कराया जाए और दोबारा परसू की। जब देखें आगे आने वाले दिनों में क्या होता है। ये नए चालान जमा होंगे तो हाल तो फिर कोई नहीं निकल रहा। देखें जी, कोई दौर हो, लाइक माइंडेड हो या अनलाइक माइंडेड हो, चौधरी की इन्वेस्टमेंट अदलिया में पूरी रहती है। और मैंने एक दिन पहले भी कहा था कि उनकी क्लर्क से लेके जजेस तक पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट है, और उसके कुछ सबूत भी आप लोगों को। सर, वो आज अली जज ने जिसने वो जमानत दी है वो बरखुरदार ही है उनका, आपको याद होगा। वही है जिसने कोर्ट में कहा था कि मेरे ऊपर आप नीचे हम। नहीं, कोई एक बरखुरदार है, नहीं, बहुत सारे बरखुरदार हैं। देखिए, उनकी स्टोरी शुरू होती है 88-90 से। पहले कोऑपरेटिव स्कैंडल आया, लोन्स राइट ऑफ करवाए, फिर ये आ गया उसका वो NICL फ्रॉड केस आ गया, उसमें 32 करोड़ रुपए बरामद हो गए। अब ये मज़े की बात ये है कि अब ये कहा जाता है कि वो जिस शख्स ने इस केस को टेकअप किया, जो चीफ जस्टिस था उस वक्त का, उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी डील जो है वो एक प्रॉपर्टी टाइकून ने इनके डील उससे करवाई और इन्होंने पैसे भरे और अपना पुत्र छुड़वाया था। आपको याद होगा मोहसिन इलाही पहले भी जेल में रहे हैं, ठीक है। तो ये केस है, दोनों बाप बेटे का। कोऑपरेटिव स्कैंडल में चौधरी शुजात फैमिली का भी नाम आया था। दोनों बाप बेटे का हर जब इक़्तिदार में आएंगे तो तब इनका कंट्रोवर्सीज में नाम आएगा। अभी रूडा को देख लें, वो जो ब्राउन किया है, मेरे ख्याल 20,000 एकड़ ज़मीन है या 30,000 एकड़ ज़मीन है, वो अरबों खरबों की डील है।
उसके बारे में बातें हो रही हैं। ये कुछ छोटे केसेस नहीं है, इसीलिए ये हमेशा राइट साइड पे रहते हैं। और ये पहली दफ़ा वो जैसे अल्लाह ने गलती करवानी होती है ना, तो वो हो गया। ये कभी भी ये जो इनकलाबी बने फिरते हैं ना, ये कभी भी अफोर्ड ही नहीं कर सकते। आपको क्या क्या बातें बताऊं, क्या क्या स्टोरी है। इनकी टेक्सटाइल मिल्स भी थी, उसके बारे में आपको, और एक वो हमारे एक और जनरल साहब के पुत्र हैं, वो भी अमीर हो गए वो सारे, उनकी भी एक टेक्सटाइल मिल थी। वो उनको पूरे पाकिस्तान में कोई उधार पे रुई नहीं देता था, इनकी स्पिनिंग मिल्स थी। तो फिर आप हुमायूं अख्तर खान साहब की बात कर रहे हैं? बस किसी की भी बात कर रहा हूँ ना, आप बड़े शरारती हैं। तो ये राह जाते ट्रेलर्स जो है ना, वो रोक के अपने बंदों के जरिए अपनी मिल में ले जाते थे और उससे अपना धागा बना लेते थे। क्या क्या इन्होंने काम नहीं किया हुआ, क्या क्या इनके कारनामे। आप कल कह रहे थे ये कौन सा कत्ल का केस, भाई ये बहुत ज़्यादा केसेस हैं, ये बहुत बड़े केसेस हैं। इन्होंने सोसाइटी को बीमार किया है। ये इस्तेहकाम पाकिस्तान वाले, वो जहांगीर तरीन, ये सब एक माफिया है। मेरा उलामा है इस्टेब्लिशमेंट को कि 75 साल में आप एक नंबर एसेट बना लेते ना, तो इस मुल्क की तकदीर ये ना होती। इनको अब जो है ना, इनसे छुटकारा लेना ज़रूरी है। ये बड़े सीरियस केसेस हैं, इनको अब माफ़ियाँ ऐसे नहीं मिलनी चाहिए कि चौधरी शुजात बीच में पड़ गए हैं तो ज़मानत भी हो गई है और वो ठीक भी हो जाएंगे। ऐसे नहीं है, इन्होंने बहुत कुछ किया हुआ, उसकी तहकीकात होनी जरूरी है। लेकिन तौसीफ साहब, इस्टेब्लिशमेंट की आपने बात की कि इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट खुद भी तो बदले लेती रही है। पिछले दौरे जो हुकूमत था उसके अंदर मीडिया के ऊपर जो पाबंदियां लगती रही, वो सारी इस्टेब्लिशमेंट तो लगवा रही थी। इमरान खान साहब आपका ख्याल है खुद ये सारी पाबंदियां लगवा रहे थे? नहीं, ये देखें, बाज़ जगह मुश्तरका मकासद हो जाते हैं, बाज़ जगह आप देखें बाद में अभी बातें नहीं आई कभी, वो फलाना जी वो एहलकार जो था वो अपने तौर पर भी पैसे बना रहा था, लोगों को भी ब्लैकमेल कर रहा था। वो एक दो लोगों से इस्तीफ़ा भी लिया गया, कुछ से तहकीकात भी हो रही है, यानी कि सफाई की कोशिश हुई है। जब होता है ना, आप एक पूरा गैंग अप होके चलते हैं तो फिर अपने अपने मकासद भी हो जाते हैं, फिर अपने अपने तौर पर भी हो जाता है। कभी जी ये काम किसी के कहने पे कर दे, ये मुझे प्रमोशन ले देगा, ये मेरा अपना काम है, ये जी मुझे बड़ी सीट तक पहुंचा सकता है, ये खुशामद जो है ये किसी की फरमाइश अगर मैं पूरी कर दूं, तो इस तरह के मामला तो वो होते रहते हैं। ये हर जगह होता है, इसी को एनार्की कहते हैं। इसी में जो ये वन विंडो ऑपरेशन है, इसमें कोई कहीं से कमा रहा है, कोई कहीं से लगा रहा है, कोई किसी को तंग कर रहा है, कोई, फिर वो फैल जाता है काम। तो नकवी साहब, ये काम तो फैलता जा रहा है। अब आप केसेस भी रोज़ लेके आते हैं। इसी तरह के केसेस जो हैं वो बुशरा बीबी के ऊपर भी हैं, इसी तरह के केसेस इमरान खान साहब के ऊपर भी, तोशा खाना के और इस किस्म के हैं। जी जी। मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी इससे मिलते जुलते केसेस माजी में रह चुके हैं। नॉट एट ऑल। मैं आई ऑब्जेक्ट। जो उनके फ्लैट्स का केस है, वो क्या केस है? यही केस है ना कि उनके पास एक फ्लैट है जिसको वो जस्टिफाई आज तक नहीं कर सके। चले उनको आप इस पे एक प्रोग्राम रख लें। वो उन्होंने गलत किया, कोई जालसाजी की होगी या कुछ और किया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन वो फ्लैट कभी मियां नवाज शरीफ के नाम पे ही नहीं रहा। सर वो वही बात है ना जो अभी नकवी साहब ने आपको बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले करते ही ऐसे हैं कि वो कंपनीज बना लेते हैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी, तीसरी कंपनी, चौथी कंपनी, आप कंपनियां ढूंढते रह जाए। नहीं, आप सुने ना, तो उसमें अगर ऑफशोर कंपनी वहां बनती है, ये इमरान खान वाला जो दलील जो इमरान खान की पकड़ी गई थी, मुझे ये बताएं वो जो ऑफशोर कंपनी है वो किसी जुर्म में मुलव्वस पाई गई, किसी मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम आया, और क्या उस ऑफशोर कंपनी के मालिकान में नवाज शरीफ का नाम था? और उनकी फैमिली के तो थे ना, उनके बच्चे जो थे नाम थे ना। तो साहब यही तो तरीका कार है कि आप पैसे कमा लेते हैं, फिर एक कंपनी बना लेते हैं अपने बच्चे के नाम पे, और फिर कहते हैं कि यार इस बच्चे से पूछ लो। अगर उस बच्चे से पूछेंगे तो आप कहेंगे बच्चे का कसूर है। वो मैंने देखा है, वो फ्लैट वाला केस जो है, वो उन्होंने कुछ भी किया हो, वो दादा से सीधा ट्रांसफर हो रहा है, वो मियां नवाज शरीफ उसमें आते नहीं है। भाई वाइट कॉलर क्राइम जो है वो प्रूव करना बड़ा मुश्किल होता है, आप फिर पकड़े सीधे तरीके से। तो फिर वही बात होगी ना, मियां नवाज शरीफ को फ्लैट में सजा हुई है, तो उनको तो खैर बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर भी, वो भी अकामा उन्होंने छुपाया हुआ था, वो भी एक इन सेल्फ वही है ना, उसका भी उनको कोई ना कोई फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, वरना तो कोई नहीं जाके कि हर वज़ीर आज़म ने जेल जाना होता है और जलील होना होता है। ये बात करें, ये नहीं है। ये केसेस में बड़ा डिफरेंस है। आई एम सॉरी, तोशा खाना वाला केस और ये फॉरेन फंडिंग वाला जो केस है, उसका क्या मैच है जी इस केस के साथ? अच्छा नकवी साहब, आपके ख्याल में भी ये बात जो मैं कर रहे हैं तौसीफ साहब, वो बिल्कुल मैं आपसे थोड़ा मुत्तफिक हूँ। आप थोड़ा सा मेरे से मुत्तफिक। अच्छा तौसीफ साहब, इससे आगे चलते हैं। मीडिया के ऊपर पाबंदी, क्या कहते हैं, डेविल्स थिंक अलाइक। हाँ, दो हसन थिंक अलाइक ना, वो रीजन उसकी ऐसे भी हमारे हसन के नाम की वजह से भी वो हो गया। अच्छा तो तौसीफ साहब, बात फिर मैं आपको मीडिया वाली तरफ लेके जा रहा था। असल मकसद मेरा ये आपसे बात करने का था कि आजकल ना बहुत ज़्यादा शोर है इस बात के ऊपर
कि देखें जी सहाफ़ियों के खिलाफ बहुत ज़्यादा क्रैकडाउन होता है, सहाफ़ियों को उठाया भी जा रहा है और हम उसको ऑब्वियसली कंडेम भी करते रहते हैं। लेकिन पिछले दौरे हुकूमत में ये सब कुछ जो होता रहा वो तो इंडिविजुअल लेवल पे होता रहा। मुझे याद है इमरान खान साहब की उनका मजाक उड़ाया गया एक प्रोग्राम के अंदर रात को, तो सुबह सुबह पुलिस उनके मोहसिन बेग साहब के घर पहुंच गई उनको गिरफ्तार करने के लिए। कोई टाइम भी नहीं था, मतलब सुबह सुबह का टाइम था, इतनी देर तो बंदे को दरखास्त दायर करने में लग जाती है। और इसी तरह उस ज़माने में जियो के जो मालिक हैं मीर शकील उर रहमान साहब, उनके ऊपर भी क्रैकडाउन किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, जेलों में रखा गया, कितना लंबा टाइम गुजारा गया। तो इस सब के बारे में नहीं आप कुछ देखते कि ये जो है इसको भी किसी को जस्टिफाई करना है, बताना है कि ये कौन जिम्मेदार था इन सारे कामों का? देखें, जो बात है ना कि जो अब हो रहा है उसकी किसी तरह सपोर्ट नहीं की जा सकती, लेकिन ये भी सपोर्ट नहीं की जा सकती कि जो पहले करते रहे हैं वो अब विक्टिम कार्ड यूज करें कि जी ऐसा तो हमने कभी जिंदगी भर नहीं देखा। आपने वो कमालात दिखाए हैं कि आपकी सोच है, आप लोगों के सामने अभी आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज होंगे। आपने कल अहद चीमा का इंटरव्यू सुना तलत हुसैन के साथ, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। अगर वो पूरे कमालात जो वहाँ कैदियों के साथ होते रहे, जो लोग को तकलीफ पहुँचाई जाती रही, तो इस पे किताबें लिखी जाएंगी। ये ऐसी बात नहीं है। और ये इमरान खान जो है, मैंने इमरान खान को बहुत सैडिस्ट पाया, सॉरी टू से। फिर इमरान खान की आगे फ्रेंचाइजेज हैं, इमरान खान की पावर्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होती हैं विद इन फैमिली। फिर वो लोग आ जाते हैं जो कि इमरान खान से फ़ायदा लेने वाले हैं या आगे मुस्तकबिल में फ़ायदा लेने वाले होते थे, उनकी खुशामद। क्या क्या नहीं हुआ जी। आपने मीर शकील उर रहमान का जिक्र किया, तो मीर शकील उर रहमान के साथ क्या नहीं हुआ? आपको पता है कि इमरान खान का और बुशरा बीबी का मीर शकील उर रहमान के साथ एक ज़ाती गुस्सा था, एक गलत फहमी की बुनियाद पे, कि जी ये जो उमर चीमा ने उनकी शादी वाली स्टोरी की है, तो ये जी मीर शकील उर रहमान ने एजेंडा सेट किया हमारे ख़िलाफ़, तो ये सारा कुछ किया। और मीर शकील उर रहमान पे उन्हें बड़ा प्रॉब्लम था। अब वो मकसद मुश्तरका हो गया। उस वक्त जियो जो है वो अंडर प्रेशर था, तो मकसद मुश्तरका हो गया। लेकिन इलेक्शन से पहले आपको याद होगा कि जियो चलना शुरू हो गया था, केबल पे आना शुरू हो गया था, तो वो बेहतर हालात हो गए, जियो टेम हो गया, सारे मामला दुरुस्त हो गए। लेकिन जो उनकी अहलिया मोहतरमा है बुशरा बीबी, वो कुछ कहते हैं कि जलाली तबीयत की हैं। तो आपको फिर ये मैं बताऊं कि भी उन्होंने मीर शकील उर रहमान को 2 दफ़ा खुद फ़ोन करके थ्रेट किया उन्होंने। जी हाँ, बुशरा बीबी ने। हाँ जी, कि मैं आपको इबरत की मिसाल बनाऊंगी, और बनाया उन्होंने। और आप ये देखें कि उन्हें किस तरह के फजूल से केस में डाला गया। आप देखें ना, वो केस क्या था, कुछ भी नहीं, कहा गया वो केस। और मीर शकील उर रहमान को इस बात का पता था कि मेरे ऊपर केस होने वाला है। ये भी मैं आपको बताऊं, ये नहीं था कि उन्हें अचानक पकड़ा गया। उन्हें उस वक्त से पता था जब सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से जंग ग्रुप की जो फाइलें हैं वो मंगवाई गई प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और ऑर्डर मिला एक साबिका अफसर को कि जी ये आपने हमें करके देना है। नैब वाले ये चेयरमैन को कहें, वो क्या है, वो चुम्मी सरकार, जावेद इकबाल साहब, सर उनका नाम जावेद इकबाल है। ओ नहीं जी, छोड़ें, जो बेइज्जत आदमी है आप उसको नहीं इज्जत दे सकते जब अल्लाह का फैसला हो चुका हो। तो वो उसको कहें जी कि भी आप हमारा ये काम करवाएं। वहाँ एक मीडिया टाइकून और बैठा होता था, उसने बताया कि इस तरह मीर शकील उर रहमान को फिक्स किया जा सकता है। जाली डिग्री वाला, अब ये मुझे नहीं पता यार, आप शरारत से बात नहीं आते ऐसा। तो उसने कहा जी वहाँ से निकलवाएं जी, ये इनके ये मामला, वहाँ से कुछ नहीं निकला तो ये प्लॉट निकल आया। फिर ये फरमाइश हुई, और फिर मैं आपको बताऊं कि भी उस फरमाइश पे, ये बुशरा बीबी की फरमाइश थी कि भी इसको फिक्स करना है, मीर शकील को इसको बताना है। और आपको ये भी बता दूं कि मीर शकील उर रहमान और मानेका फैमिली के 50-60 साल पुराने ताल्लुकात हैं, उसको भी नहीं देखा गया, और उन्हें बता के किया गया कि ये मैं करवा रही हूँ। और उसमें फिर वो एक साबिका अफसर जिनका तर्रोफर बड़ा दीदनी था उस वक्त, तो उस वक्त उन्होंने ये कार्रवाई डलवाई। और ये जो नैब, क्या नाम था इसका, नैब लाहौर का, वो मेजर शहजाद, तो उसके ज़रिए ये काम हुआ। तो मीर शकील उर रहमान का इस गिरफ्तारी में 2 अफसर का आपस में झगड़ा भी हुआ कि इनके साथ हमारी हर बात तय हो गई है, आपने ये क्यों किया, क्यों ये सारा मामला आप ख़राब कर रहे हैं। लेकिन किसी की नहीं सुनेंगी। और फिर ये पता करें कि जब गवर्नमेंट चाहती थी, इमरान खान की तो जरूरत नहीं जो फैसला बुशरा बीबी कर ले, तो फिर मीर शकील उर रहमान हॉस्पिटल कैसे पहुंचे?
कैसे पहुंचे सर, ये भी बताएं ना। फिर देखे ना जी, वो तो। जिसने लड़ाई की या इख्तलाफ किया कि जनाब ये आपने गलत किया, हमारी इनसे कमिटमेंट है, वो तो अब मेजर शहजाद की जाली डिग्री को भी नहीं छेड़ रहा जियो, तो वो तो अब नैब की तारीफें शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में भी हो रही हैं, तो आपने ये क्यों किया। तो फिर बड़ों ने फैसला किया कि नहीं जी, वो जैसे 8-8 गेमें चलाते थे ना एक साहब जी। का बड़े आदमी, तो वो जी। उस गेम में ये हुआ कि अच्छा आप गिरफ्तार तो हैं, लेकिन अब अब हमने इमरान खान को भी कोई जवाब नहीं दे सकते, तो जजेस भी आपकी ज़मानत नहीं ले रहे, तो हम आपको सर्विसेज हॉस्पिटल का जो वो गवर्नर का वो जो रूम होता है फिक्स, वहाँ रखा गया मुश्किल रहमान को, और वहाँ पर उन्हें रखा गया। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जब गुस्सा ठंडा हुआ बीबी साहिबा का, तो फिर जनाब जाके उनकी ज़मानत हुई। ये जो अभी जस्टिस आयशा मलिक हैं जी, जो सुप्रीम कोर्ट की, हाँ जी, ये भी इन्होंने भी केस सुना और वो डेफर कर दिया, ज़मानत नहीं ली। इनकी ज़मानत हालांकि अर्जेंट मैटर होता है, आप देखें आज के दौर में तो हम अब तो सर फौरन जमानत इमरान मिलती खान है, रास्ते में होते हैं, हाँ, तो दर्जनों के हिसाब जमानत से हो जाती मिलती है जमानत। है। तो वो ज़मानत नहीं ली गई, और फिर ये एक और हैं जस्टिस, वो जो अब भी इमरान खान के लिए बड़े परेशान होते हैं, इधर हाई कोर्ट में हैं, उन्होंने भी वो डेफर कर दिया काफ़ी अर्सा। तो जिनका दामाद है वो वाला कि दूसरे वाला? नहीं जी, नहीं, एक और है, अच्छा ठीक। एक और है जज साहब। तो ये हमने सारे तमाशे देखे, एक तरफ उन्हें नैब की हवालात में डाला जाता था, दूसरा फरीक जो है वो उन्हें लेके हॉस्पिटल पहुंच जाता था, और एक फरीक जो है वो फ़ोन पे धमकियां देता था, और एक फरीक अपनी प्रमोशन के लिए बड़ी सीट पे पहुंचने के लिए ये सारे मकासद पूरे करता था। ये सारा कुछ इंडिविजुअल बेस पे हो रहा था, इंडिविजुअली ऑर्डर फिर जारी होना शुरू हो गए थे कि भी मेरा उसके साथ रौला, मेरा उसके साथ रौला। आपको पता चकवाल में एक बंदे की ज़मीन का रौला था, खरीदो फरोख्त का, वो अगवा हो गया था, 3-4 दिन वो मिला ही नहीं था, फिर मार पड़ी, उसने अपनी ज़मीन खुद ही उससे पीछे। हाँ सर, इस तरह के तो हमारे वो साथी साहब हैं, उन्होंने बहुत सारी इस तरह की केसेस के बारे में बात की। और अनार्की किसको कहते हैं, ये सारी चीज़ें ख़राब कर दी गई थी। तो सीसा आपकी बात कोई आगे लेके चलते हैं कि माजी में हमने देखा है जैसे 24 न्यूज़ या सिटी साहब का प्रोग्राम बंद हो गया, दूसरा जवेद साहब का शो ऑफेयर कर दिया गया था, अब सार आजम साहब पे गोली चली, तो ये माजी में ऐसे वाक़यात होते रहे। 24 और सिटी 40 ग्रुप ने तो बहुत ज़्यादा फेस की है, उनके सारे चैनल तकरीबन बंद कर दिए गए थे, लेकिन उन्होंने बड़ी दिलेरी से और हिम्मत से मुकाबला किया और कभी आगे झुके नहीं। अब सार आलम साहब का जो केस है वो तो बड़ा खतरनाक केस था, उसमें तो बंदे हायर किए गए, बाहर से कुछ ट्रेंड चल पड़ा था, और ये जब ट्रेंड चल पड़ता है ना तो ऐसे सबक फिर भूले नहीं जाते, वो फिर आगे चल पड़ते हैं। तो शुक्र है वहाँ पर ये रुक गया मामला और ख़त्म हो गया, उस बंदे का से हमारी जान छूटी और ये कुछ मामला दुरुस्त होने शुरू हुए। कहने का मतलब ये है कि ये जो हो रहा है ये इनफैक्ट रिपीटिशन है, लेकिन हम इसकी सपोर्ट ना उस वक्त करते थे, ना हम आज करते हैं। हम जो है वो आज़ादी इज़हार राय का हर किसी को हक देते हैं और हक की हिमायत करते हैं, और मैं ये कहता हूँ कि ये चीज़ें काम भी नहीं आती। हाँ बिल्कुल, इस तरह के क्रैकडाउन जो है वो कभी भी कामयाब नहीं होता। अब आगे मज़े की बात बताऊँ, ये जो जेलों में हो रहा है ना, और वो फलाना आके कहता है ऐसे हुआ, या इवन आहद चीमा साहब ने जो कल कहा, तो इमरान खान भी तो ये इंटरव्यू सुनते होंगे। ये इमरान सैडिस्ट तबीयत है, तो इमरान के साथ अगर इससे आधा हुआ और वो सोचते अभी होगा कि भी ये होना है, तो आप सोच नहीं सकते क्या हालत होगी। और इस वक्त जो हो रहा है वो खौफ की हालत में ही हो रहा है, और 1 पॉइंट एजेंडा है कि जेल नहीं जाना, मैं जेल नहीं जाना। ये तो ऑब्वियसली हम बहुत दफा बता चुके हैं। मेरा ख्याल है हमारे नाज़रीन को अब तक याद भी हो गया होगा कि इमरान खान साहब का वाहिद एजेंडा ये है कि उन्होंने जेल नहीं जाना। मेरा एजेंडा ये है कि प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म। तो इंशाल्लाह नाज़रीन आपसे होगी मुलाकात कल। मुझे हसन इफ्तिखार को, तौसीफ अहमद खान को और हसन नकवी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।